सबसे पहले कुछ चीजें एकदम बकवास लगेगा आपको, बट करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी समझो। सॉलिड क्या है, सब लोग जानता होगा। सॉलिड 5 प्रकार के होते हैं ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस और बीसी, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। सुने होंगे 5 नाम। तो अब सॉलिड क्या है? तो विच हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड किसको बोलते हैं? द मैटर which have fixed shape and fixed volume। सबने बचपन से ऐसा वाला फोटो कहीं ना कहीं अंडा वाला देखा होगा, नहीं? अंडा डायग्राम, ये आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। ये सॉलिड का फोटो बना के आपको ऐसे दिखाया जाता है, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? प्रॉपर्टीज क्या होते हैं सॉलिड के? सब पढ़े हो बचपन में आप, 9th क्लास का हम समझो पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा भी। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड में क्या गुण होता है? पहला गुण होता है, पहला गुण है बच्चों कि शेप, साइज एंड वॉल्यूम ये सब फिक्स्ड होता है, बराबर है कि नहीं? शेप, ये बोर्ड का शेप देखो, उतने दिन से ऐसा ही दिख रहा होगा, गोल नहीं हुआ है। साइज भी उतना ही बड़ा है, वॉल्यूम भी उतना ही बड़ा है, ठीक है, फिक्स होता है सॉलिड का। दूसरा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, सब जानते हो ना तुम लोग, इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं। मतलब इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तीसरा, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब इसको आप दबा नहीं सकते, ऐसे दबा नहीं सकते हैं। चौथा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सब जानते होंगे आप। चलिए, और सॉलिड के 2 टाइप होते हैं, यहां से आप नया चालू हो जाता है। सॉलिड के 2 टाइप होते हैं बच्चों, ध्यान सुनना। एक को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो सॉलिड जो दाने दाने के रूप में ऐसा रहता है, देखो ऐसे, क्रिस्टल जानते हो ना, जैसे आपने ऐसा कुछ सॉलिड देखा होगा, नमक देखे होगे, देखे हो, शक्कर देखे हो, नमक देखे हो, कॉपर सल्फेट देखे होगे, CuSO4, ब्लू कलर का दाना दाना ऐसा ही रहता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा होता है एमॉर्फस। एमॉर्फस सॉलिड ज्यादातर पाउडर के फॉर्म में होता है, सॉलिड भी होता है बट पाउडर भी होता है, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, ध्यान देना। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल सुनो। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है मार्बल। मार्बल देखे होगे तुम, मार्बल को तोड़ के देखोगे, दाना दाना उसमें दिखता है क्रिस्टल, देखे हो ध्यान से, देखे होगे। मार्बल कभी देखो, व्हाइट कलर का मंदिर वंदिर लगता है, टूट जाए तो देखना उसमें दाना दिखेगा आपको। एमॉर्फस जो होता है उसका एग्जांपल है चौक, पाउडर है चौक पाउडर है। चलिए, तो ये 2 प्रकार के सॉलिड है, अब इनमें हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे बच्चों। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या क्या है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला डेफिनेशन क्या है? तो वैसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर समझता है? एक जैसा, एक जैसा। जैसे आप मान लो मेरे कोचिंग के एक रूम में आए और देखे कि हर रो में 8-8 बेंच लगा है पूरे बिल्डिंग के, तो रेगुलर। उसके बाद आप कहीं और गए तो देखे आप कि एक रो में 8 है, एक में 5 है, अगले रूम में 6 है, अगले में 4-5 3, मतलब कम ज्यादा है, तो वो कैसा अरेंजमेंट है? इरेगुलर। तो वैसा ही अब ये जो सॉलिड होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पार्टिकल चिपक जाते हैं, कहीं कहीं पार्टिकल दूर दूर रहते हैं। मतलब मान लो एक चौक बना इतना बड़ा, तो चौक बना तो इसमें कहा कहीं कहीं पार्टिकल खूब चिपक गया होगा, कहीं कहीं पार्टिकल दूर दूर होगा, ये देखो, कहीं कहीं पार्टिकल एकदम और दूर होगा, फिर कहीं और चिपक गया, ये अरेंजमेंट सही नहीं है। बट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तो एक समान पूरे सॉलिड में दिखता है, कहीं से भी तोड़ के सैंपल निकालो एक ही जैसा दिखेगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पार्टिकल की संख्या सेम रहेगी, वैसा ही उतने ही दूर दूर रहेंगे जितने दूर शुरू में हमने देखा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो इतना बड़ा सॉलिड है, हम यहाँ चेक किए, हमने यहाँ चेक किया कि 1 सेंटीमीटर में 1 लाख पार्टिकल है, यहाँ चेक किए वहां भी उतना ही है, मतलब एक भी पार्टिकल ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। रेगुलर अरेंजमेंट इसी को बोलते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें यहाँ ज्यादा कॉम्प्रेस है, यहाँ ढीला है, मतलब ऐसा होता है, तो उसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है?
इसमें रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज। इसमें सुनो, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज, आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास एनसीईआरटी होगा तो आप जरूर ये पेज निकालिए, पहला पेज पलट के निकालिए और इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और क्या दिखा मेरे को बताओ, हम देख के बताते। देखो ये पूरा सॉलिड जब हमको दिख रहा है तो इसमें दिख रहा है 1 2 3 हेक्सागोनल, फिर ऊपर भी 1 2 3 हेक्सागोनल, बीच में 2 अलग और अलग दिख रहा है। ये पूरे जगह एक जैसा है क्या? पूरे जगह एक जैसा है। देखो हेक्सागोनल 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 है ना। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर हेक्सागोनल है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। अरे तेरी की जय हो, ये क्या है? एक समान अरेंजमेंट नहीं है, कहीं कुछ और से दिख रहा है। यहाँ पार्टिकल खूब दूर दूर है, यहाँ पार्टिकल पास पास में, यहाँ खूब भीड़ है, यहाँ दूर दूर हो गया। समझ में आ रहा है? ये देखो एक जैसा सुंदर डिजाइन लग रहा होगा। जैसे आप समझ रहा है मेरी बात ना, आप कोई डिजाइन बनाओ हाथ से और सब जगह एक समान बना दो तो वो हो गया आपका एमॉर्फस सॉलिड, सॉरी क्रिस्टलाइन। और कहीं कम ज्यादा कर दो, कम ज्यादा कर दो तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे आपके समझ में आ रहा, कोई भी दीवार में प्लास्टर को मान लो एग्जाम्पल, प्लास्टर किए सारा दीवार एक जैसा, एक स्मूथनेस दिख रहा था, क्रिस्टलाइन व्यवस्था है वो। एमॉर्फस कहीं ऊंचा खबर उबड़ा खबरा कर दिया, प्लास्टर वो बिगाड़ दिया तो एमॉर्फस व्यवस्था हो गया। समझ में आ रहा? मैं एक एग्जांपल दे रहे हैं तो ये देखो और ये देखो, इसको इसमें क्या होता है, जो भी पार्टिकल का ऑर्डर होता है वो थोड़ी देर तक ही होता है। मतलब यहाँ पर हेक्सागोनल है तो अगली बार हेक्सागोनल नहीं होगा, मतलब शॉर्ट दूरी के लिए वो ऑर्डर है। समझा कि नहीं समझा? आना बोलो, समझ में आया? कोई बोलेगा सर यहाँ रेगुलर लिखे थे, यहाँ इरेगुलर लिख दो। नहीं ना बे पगला, सॉलिड है ना, सॉलिड में पार्टिकल चिपक चिपक के ही रहते हैं ना, ये तो हमेशा ध्यान रखो, पार्टिकल चिपक चिपक के ही रहते हैं। बस अंतर क्या है कि इसमें एक शेप अगर हम देख लेंगे हेक्सागोनल तो वो सब जगह हेक्सागोनल दिखेगा, कहीं बदलेगा नहीं। लॉन्ग रेंज, ये वर्ड को अंडरलाइन कर लो, दूर तक एक ही जैसा बनावट, और इसमें थोड़ी दूर एक जैसा फिर बदलते रहेगा। जैसे हम यहाँ समझा रहे थे, देखो यहाँ पे पार्टिकल चिपका हुआ है, यहाँ पे कुछ और हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया, तो हर जगह अलग अलग दूरी पे अलग अलग अरेंजमेंट हो रहा है। समझ में आ गया तो हाँ बोलो, आ गया क्या बच्चों? आया क्या? दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड, दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड। इनको हम लोग सच्चा सॉलिड बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। क्यों बोलते हैं भाई? तो इसमें सॉलिड के वो सारे गुण मौजूद है जो होने चाहिए, सिर्फ नाम से सॉलिड नहीं होता। जैसे पैदा हो जाने से कोई इंसान नहीं होता है, तो जानते हो कि इंसान एक ऐसा प्रजाति है जिसमें सारे जानवर मिलते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को बोल देते हैं गधे जैसा कर रहा है काम, बोलते हैं ना कोई बोलता है पेड़ पे क्यों चल रहा है बंदर कहीं के, फिर कोई इधर घूम रहा है कुत्ते जैसे इधर घूमते रहता है, सब जानवर का नाम उसको हो गया। और कोई अच्छा इंसान होता है तो बोलता बहुत अच्छा इंसान है ये, बोलते हैं कि नहीं? तो वैसा ही सिर्फ दिखने से सॉलिड आप नहीं हो जाओगे, सिर्फ दिखने से आप इंसान नहीं हो जाओगे, आपके गुण डिसाइड करेगा कि आप क्या हो, आपके कैरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। तो ये मत तुम बोलना कि सर चौक भी हमको सॉलिड दिख रहा, मार्बल भी हमको सॉलिड दिख रहा, तो दोनों सॉलिड होने चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये है असली सॉलिड और ये तो इंसान रूप में जानवर है, मतलब ये सॉलिड नहीं है भाई, देखने में सॉलिड है वो, ठीक है? तो दे आर ट्रू सॉलिड। अब जो दिखावे में सॉलिड होता है तो उसको सूडो बोलते हैं। सुनो ये वर्ड, 11th पे सुने होगे, दे आर कॉल्ड सूडो। क्या होता है सूडो वर्ड का मतलब? सूडो का मतलब क्या होता है बच्चों? सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स, रॉन्ग। समझ में आ रहा है? गलत, झूठा, झूठा, झूठा समझता है, झूठा सॉलिड, झूठा ख्वाब। जैसे तुम पाल रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, सोच रहे हो जेई निकल जाएगा थर्मोकॉल, थर्मोकॉल, थर्मोकॉल भी एमॉर्फस हो जाएगा, उसमें भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। तो देखो सूडो सॉलिड, हाँ सॉलिड तो है बट वो सूडो सॉलिड हो जाएगा ना, सॉलिड में सूडो सॉलिड एक होता है। तो एमॉर्फस, एमॉर्फस को सूडो सॉलिड बोलते हैं। क्यों बोलते समझ गया? क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड से मिलते नहीं है, बस वो देखने में सॉलिड बड़ा है, बस वो सॉलिड के डेफिनेशन को सूट कर रहा है, इंसान रूप में दिख रहा है, दूगो हाथ, दूगो पैर, दूगो मंडी नहीं, एगो मुंडी तो इंसान दिख रहा है बट वो है नहीं, गुण उसमें इंसान के नहीं है, उसमें गुण जानवरों के आ गए हैं। समझ में आ रहा है? वैसा कुछ है।
चलिए जल्दी से आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मतलब फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आपने बच्चों मेल्टिंग पॉइंट सुना होगा लोहे का, कॉपर का, तांबे का, इस सब का, लेकिन कभी तुम कांच का मेल्टिंग पॉइंट सुने हो? कितने पे पिघलता है? गूगल करना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लास, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास के मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं पता, सब ग्लास अलग अलग टेम्परेचर पर पिघलता है, तो हम कैसे बता दें? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे आप किसी से कोई पूछे, आप गूगल करो कि इंसान का करेक्ट हाइट, तो क्या गूगल जवाब देगा? भाई कैसे बता देगा? अलग अलग वेरिएबल है ना, वेरिएबल 4 फीट से लेकर 7 फीट तक कौन सा हाइट बता दें तुमको? वैसा ही कुछ है, कांच का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है भाई, बट आप गूगल करो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, फटाक से आ जाएगा। 1300 डिग्री, 1400 डिग्री, 1500 आ जाएगा ना। कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का आएगा कि नहीं आएगा? भाई वो भी तो सॉलिड है, लोहा तांबा वांबा, उसका मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है। कांच भी सॉलिड है, उसका नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो एमॉर्फस सॉलिड है। कांच कैसा सॉलिड है? एमॉर्फस सॉलिड है। समझ में आया? कांच भी सॉलिड नहीं है, सूडो सॉलिड है, याद रखना। दिख रहा है सॉलिड है नहीं, सॉलिड के गुण उसमें। तो जो ट्रू सॉलिड होगा, जो क्रिस्टलाइन होगा, ये क्रिस्टलाइन है, ऊपर में यहाँ लिख दो क्रिस्टलाइन, थोड़ा फील आना चाहिए। और इधर एमॉर्फस चल रहा है। जो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, एकच होगा, पक्का, उसी पे पिघल जाएगा वो, सब पिघल जाएगा, ये नहीं कि आधा बच गया। कांच को पिघलाने जाओगे तो कुछ कांच कम टेम्परेचर पिघल जाएगा, कुछ ज्यादा पे पिघलेगा, पिघलता है, हम ही नहीं बोल रहे, बट आपको पता नहीं है किस पे क्या पिघलेगा। हर क्लास अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट पिघल रहा है। लो कौन सा याद करें हम? याद ही नहीं कर सकते हम तो दे डोंट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। देख लो यहाँ पे, दे हैव रेंज, समझता है रेंज? जैसे हम बताएं कि इंसान का हाइट गूगल करे तो हमने बता दिया 4 फीट से लेकर के 7 फीट तक, रेंज बता दिए भाई। क्या होगा हमको नहीं पता। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का रेंज होगा ऐसे, जैसे मान लो 100 से 500, ऐसा कुछ रेंज रहेगा, इस बीच में पिघल जाएगा भाई। देखते रहो, तुक्का मार लो। अगला पॉइंट सुनेंगे, दे आर एनिसोटॉपिक, दे आर, इसको याद कर जाना है, पेपर में आता है। एनिसोट्रॉपिक, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब है? आपको मतलब समझना। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब कि जो भी पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो लंबे दूरी तक चलेगा, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर तो जो भी अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा बार बार, समझा? किसमें? एमॉर्फस में चेंज हो जाएगा, क्रिस्टलाइन में चेंज नहीं होगा। जो भी स्ट्रक्चर होगा वो फिक्स होगा, पूरे सॉलिड में वैसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा, उसी को लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। तो दे आर एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनो, इसका मतलब होता है, इट मीन्स different physical properties are different या have different value in different direction। ज्यादा डिफरेंट हो गया नहीं? एग्जाम्पल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेसिस्टेंस, ध्यान से देखो बच्चों, हम कुछ डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों, एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक से सवाल आता है, इसको समझते हैं। एनिसोट्रॉपिक, अच्छा आइसो लगा है तो ये तो समझा होगा कि सेम, आइसो बहुत वर्ड मिलता है साइंस में, आइसोटोप, आइसोबार, कुछ ना कुछ सेम होता है। तो देखो एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में जाने पे अगर प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या बोल रहा है? इट मींस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन।
अलग अलग डायरेक्शन में जाने पे अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे ये देखो यहाँ एक सॉलिड है, आप इसका ऑर्डर ध्यान से देखो तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब हम यहाँ एक गोला गिरते हैं, ध्यान दो इसको ऐसा देखो, आप हर जगह ऐसा ही दिख रहा होगा, दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, ध्यान दो एक ही जैसा पूरा अरेंजमेंट है, बिल्कुल दिख रहा है अरेंजमेंट नहीं दिख रहा, देखो नहीं तो एक ब्लू बॉल के चारों तरफ 4 काले बॉल है, ऐसा देख लो आप, एक काले बॉल के चारों तरफ 4 ब्लू बॉल है, हर जगह ऐसा ही है, देख लो है ना, है कि नहीं है। बट वहां देखो समझ में नहीं आएगा, यहाँ थोड़ी दूर तक एक जैसा लग रहा, थोड़ी दूर तक अलग ही लग रहा, फिर थोड़ा दूर अलग लग रहा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर समझ में आया, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब देखो इसका हम मान लो एक प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुने होंगे, हमने इस ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापा ऐसे, इसमें कितने पार्टिकल आ रहे हैं गिन लो आप, जितने पार्टिकल आ रहे हैं ये वैल्यू देखो, फिर हम इसको ऐसे नापे, ऐसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नापेंगे तो अलग पार्टिकल्स आ रहे हैं, कितने पार्टिकल आ रहे हैं 3 गो, तो अलग वैल्यू आएगा। इस डायरेक्शन में कितने पार्टिकल आ रहे हैं देखो 3 3 6 7 8, तो अलग आएगा। तो पता ना रेसिस्टेंस रुकावट होता है, ज्यादा पार्टिकल तो ज्यादा रुकावट, तो इस डायरेक्शन में रेसिस्टेंस कम आ जाएगा, इस डायरेक्शन में रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा, मोड़ आ जाएगा। समझ रहा है कि नहीं बताओ, हाँ ना है उल्टा, अच्छा ये क्या होगा, इधर लेस होगा बराबर, और इधर क्या होगा मोर हो जाएगा बराबर, पार्टिकल ज्यादा है। तो इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जब हम प्रॉपर्टी को नापेंगे तो अलग अलग आ जाएगा, किसमें क्रिस्टलाइन में, किसमें क्रिस्टलाइन में ऐसा होगा क्योंकि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है। एमॉर्फस में ऐसा नहीं होगा, एमॉर्फस को बोला जाता है आइसोट्रोपिक, यानी अलग अलग डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी सेम रह सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी सेम रह सकता है। जैसे देखो हम ऐसे एक प्रॉपर्टी नापे तो आर नापे, फिर ऐसे नापे, फिर से उतना ही आ जाएगा आर, सेम सेम पार्टिकल विड्थ पड़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अलग अलग डायरेक्शन में भी सेम प्रॉपर्टीज यहाँ मिल सकता है, आप ऐसे भी एक अलग चेक करोगे तो आ जाता है उतना ही। तो ये खास बात है, एनिसोट्रॉपिक होता है। क्लियर हो गया। एनिसो आइसो का मतलब फिर से देखो, एनिसो मतलब अलग अलग डायरेक्शन में सेम अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी, समझा, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी। एनिसोट्रॉपिक ये वाला होता है क्रिस्टलाइन, और आइसोट्रॉपिक जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में भी सेम प्रॉपर्टी हो, सारे प्रॉपर्टी नहीं, बस ये दो लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेसिस्टेंस, याद कर लेना। अब इसका एग्जांपल देखो, हम आपको एग्जांपल बेस देते हैं। आयनिक सॉलिड सुने होंगे, आयनिक कंपाउंड मेटल नॉन मेटल से बनता है, सब सॉलिड होता है, जितने भी आयनिक सॉलिड है सब क्रिस्टलाइन है, जैसे NaCl CuCl, जितने भी मेटल नॉन मेटल मिलाकर बनता है। मेटालिक सॉलिड जानते हो, मेटल जितने भी मेटल है 90 92 मेटल है पीरियोडिक टेबल में, सबके सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेटल सॉरी एक्सेट्रा, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये देखो इसका एग्जांपल फिक्स है, याद करो। इसके एग्जांपल है रबर, ग्लास और प्लास्टिक, तीन ही एग्जांपल है, रबर, ग्लास और प्लास्टिक। तो रबर भी आपको सॉलिड दिखता है बट वो सॉलिड है नहीं, ग्लास भी आपको सॉलिड दिखता है बट वो सॉलिड नहीं है, प्लास्टिक भी आपको सॉलिड दिखता है बट वो सॉलिड नहीं है, दे आर कॉल्ड सूडो सॉलिड, इनको क्या बोला जाता है, सूडो सॉलिड। एक और बात याद रख सकते हो तुम नोट में कि ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। तो बोला क्यों, सॉलिड दिखता मेरे को तो, बिकॉज इट फ्लो डाउनवर्ड स्लोली, वेरी स्लोली। अब इस बात को आप साबित हम करने के लिए क्या बोलने वाले, ध्यान सुनो। किसी बिल्डिंग, कोई पुरानी बिल्डिंग हो, उसमें अगर कांच की खिड़की लगी हो, तो आप आज अगर हो आपके घर के आसपास 10-20 साल, तो आप उसको हाथ से ऐसे टच करके देखना, आपको क्या महसूस होगा कि ऊपर का कांच पतला हो गया है और नीचे का कांच थोड़ा मोटा महसूस होगा आपको। तुमको लगता होगा डिजाइन ही है, वैसा लगाया गया है, बिल्कुल नहीं। कांच धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे नीचे की तरफ बह रहा है, समझ रहे, फ्लो हो रहा है धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। समझ में आ गया। किसी भी बड़े ओल्ड बिल्डिंग का जो ग्लास पैनल होता है वो नीचे मोटा हो जाता है और ऊपर पतला, कारण वो स्लोली फ्लो हो रहा है, तो सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। समझ गया। एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड, बिकॉज इट फ्लो स्लोली, धीरे धीरे फ्लो होता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये एक तरह से सॉलिड नहीं है, ये भी नहीं है, सब के सब फॉल्स सॉलिड है, फॉल्स सूडो सॉलिड। अच्छा अगला पॉइंट सुनो, अगर आप ट्रू सॉलिड को यानी क्रिस्टलाइन को काटोगे, अगर आप इसको काटोगे, नुकीले चाकू से काटना, ऐसे नहीं कुछ भी तोड़ ताड़ दिए गड़बड़ हो जाएगा, कोई नुकीला चीज लेके सब कच्चे से काट दो, तो ये जो कटेगा तो पूरा का पूरा एकदम स्मूथ सरफेस जनरेट करेगा, स्मूथ। जैसे आप किस चीज को काटे हो,
कभी काला नमक का सेंधा नमक तोड़े होगे टप से तो चिकना आता है सरफेस, ध्यान दिए होगा कभी, या ग्रेनाइट पत्थर कोई काटता हुआ देखे होगे चिकना सरफेस आता है, समझ में आ रहा है। या आप मार्बल काटो, काटो तोड़ना नहीं है, शार्प टूल से काटना है तब चिकना सरफेस। आप कांच को आप काटने देखे होगे लोगों ने डायमंड से काटता है, देखे हो पक्का, बट वो काटने के बाद घिसता है, ये बात ध्यान दिए कि तुमने, क्यों, क्योंकि सरफेस रफ नहीं रहता, बहुत सॉरी स्मूथ नहीं रहता, क्या रहता है, रफ रहता है। अगर आप कांच को काट दोगे ना तो भी वो रफ रहेगा, ठीक है, रफ रहेगा तो उसको घिसते हैं, क्या तो भी उसको बोलते हैं कुछ करना, इम्बोस करना ऐसा कुछ, वो घिस के देते हैं, नहीं तो बोलते हैं खराब रहेगा, हाथ में लग जाएगा। समझ में आ गया। कांच क्योंकि कौन सा सॉलिड है आपका, एमॉर्फस, इसको अगर आप नुकीले चीज से भी काटोगे तो इसका सरफेस स्मूथ नहीं कटेगा। ये बच्चों कुछ डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में, आप फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स बच्चों। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बच्चों 4 टाइप्स हैं, सब लोग ध्यान दें। इट हैज 4 टाइप्स, 4 टाइप है। पहला सॉलिड का टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी 3 टाइप है, तुम तीनों जानते होंगे। एक का नाम है पोलर सॉलिड, दूसरा है नॉन पोलर सॉलिड, सुने होना ये, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड। 11th क्लास में चैप्टर में था स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो वंडर वाल फोर्स के 3 टाइप होते थे, पोलर, नॉन पोलर के बीच में, और हाइड्रोजन बॉन्ड वाले, डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल, याद है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, तो नॉन पोलर में होता था लंदन फोर्स। दूसरा बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद आयनिक सॉलिड, ये तो नाम ही समझ रहा है, आयनिक सॉलिड, आयनिक कंपाउंड। तीसरा बच्चों मेटालिक सॉलिड, और चौथा है कोवेलेंट सॉलिड। चार नाम। अब इन चारों में हम डिफरेंस आपको लिख दे रहे हैं, ध्यान सुनना, और डिफरेंस किस किस बेसिस पे लिख दे रहे हैं, इनका, इनमें बॉन्ड कौन सा है, वो किससे मिल के बने हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, और इनके एग्जांपल्स। ये 4 पॉइंट हम आपको अभी टेबलेट कर दे रहे हैं और समझा देंगे, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यहाँ सॉलिड लिख दिया हमने, आप क्रिस्टलाइन लिख सकते थे, जगह नहीं है मेरे पास। तो 4 टाइप हमने पढ़ाया बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट। ऑर्डर आप यही फॉलो करेंगे बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड है तो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ कॉलम है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है जिससे मिलके वो बना है। अब आप नाम सुनते समझ गए होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, नाम में ही लिखा है मॉलिक्यूल से बना होगा। मॉलिक्यूल समझता है ना, ग्रुप ऑफ एटम, 2-3 एटम का ऐसा झुग्गी बन गया, चिपक गया, उससे जुड़ के सब बना, तो मॉलिक्यूल्स इससे मिलके बने होंगे। इसमें 3 टाइप है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा फोर्स लग रहा है, हर सॉलिड में फोर्स जो होता है वो मजबूत होता है, तो कौन सा है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, अगर वो नॉन पोलर वाला सॉलिड है तो फोर्स को हम लोग बोलेंगे लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, याद रखना। नॉन पोलर, नॉन पोलर क्या होता है, तो जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, देखो I2, Cl2, Br2, CO2, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। आपने पढ़ा होगा 11th में कि जैसे CO2 है तो C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इसमें कार्बन का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 0। याद रहा, डाइपोल मोमेंट 0। 11th पास होना, 11th पास हो तो आपको आना चाहिए। अगर 2 है, एक ऑक्सीजन बॉन्ड खींचा तो इसका डाइपोल मोमेंट हम लोग निकालते थे, कितना आ जाता है, 0। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पढ़े हैं। अगर यहाँ पर देखोगे तो आई में बॉन्ड बना तो कोई बॉन्ड खींचा ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन खींचा ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम पावर का है। तो जिसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाए, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, डाइपोल मोमेंट जिसका 0 हो जाए उसको हम नॉन पोलर बोल देंगे। तो नॉन पोलर में सबसे कमजोर फोर्स होता है, याद रखना, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। सारे केमिस्ट्री का सबसे कमजोर फोर्स है लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। उसके बाद आते हैं पोलर। पोलर मतलब जिसमें चार्ज हो, जैसे एग्जांपल HCl को देखो, तो H में Cl में Cl इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा, ज्यादा पावरफुल है, पढ़े हो ना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पे प्लस, जब इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर बॉन्ड। समझ में आ गया होगा आई थिंक, तो उसको हम लोग पोलर कंपाउंड बोलते हैं। इसमें फोर्स लगता है डाइपोल, डाइपोल ये भी समझ रहा होगा, डाइपोल, डाई मतलब 2, पोल मतलब चार्ज, 2 चार्ज है ना इसमें, तो प्लस माइनस के बीच का फोर्स, इसीलिए डाइपोल, डाइपोल फोर्स।
ये वाला दूसरा नंबर इस पहले वाले से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसका एग्जांपल देख लो, HCl, HBr, HI, SO2, ये सब डाइपोल है। कोई बोलेगा सर SO2 डाइपोल है, CO2 क्यों नहीं है? तो तुम गलती कर रहे हो, हम तुमको बताते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे सीधा होता है, SO2 का ऐसे टेढ़ा होता है। तो इसका एरो इधर बनेगा, इसका एरो इधर, ये नहीं कटेगा। दो एरो ऐसा कटेगा, अपोजिट रहे तब ना कटता बे। तो बोला ऐसा क्यों? तो क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर भी होता है, इसमें लोन पेयर नहीं होता है। सल्फर में लोन पेयर है, उसको नीचे के दबा देता है बॉन्ड को। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन सुने होगे। ये लोन पेयर क्या करता है? इसको रिपेल कर देता है। झुक जा भाई तू। आई होप आपको क्लियर कर दिया हमने। अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो सबने सुना है, हाइड्रोजन एटम और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है, तो उसमें फोर्स का भी नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, एग्जांपल इसका आइस, बर्फ। बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्ड है। 11th क्लास हाइड्रोजन चैप्टर हमने पढ़ा है, बर्फ का स्ट्रक्चर पढ़ा है, हेक्सागोनल होता था, याद आ रहा है ना। तो आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वाटर में भी होता है। तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड वाला सॉलिड है, दिख रहा है आइस। ये सब लोग बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत खराब है क्योंकि इनकी फोर्स ही कमजोर है। देखो फोर्स पे, सुन लो ध्यान से, फोर्स पे डिपेंड है मेल्टिंग पॉइंट। ये कमजोर तो ये कम, ये मजबूत तो बढ़ जाएगा। देखो बढ़ रहा है, नीचे आने पे बढ़ रहा है, देख लो। वेरी लो, हाई, फेयरली हाई, वेरी हाई, दिख रहा है ना। ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्यों? फोर्स बढ़ रहा है भाई, इससे मजबूती है, इससे मजबूती है। यहाँ पर भी ऑर्डर देख लेना, ये बहुत ट्रेंडिंग है। आप इस ऑर्डर को फॉलो करो, दिमाग में लिखना, पेन से लिख रहा है तो दिमाग में लिखना कि नीचे नीचे आ रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दिमाग में फिट करना, फोर्स का ताकत बढ़ रहा, मतलब इससे मजबूती है, इससे मजबूती है, इससे मजबूती है, इससे मजबूती है, इससे मजबूती है। बोलो आया नहीं आया? हाँ ना बोल दो यार, हाँ क्या होगा एक झटके में। जब फोर्स का ताकत बढ़ रहा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा, देख लो। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना बच्चों, समझ में आया? चलो नेक्स्ट सॉलिड देखते हैं, आयनिक सॉलिड। पता है साइंस तो विषय आसान है, नाम से क्लियर होता है। आयनिक सॉलिड किससे बनता है? आयंस, प्लस माइनस आयन चिपक जाता है। और तुम अभी फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो, प्लस माइनस चार्ज के बीच फोर्स का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं तो कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। फोर्स का फॉर्मूला भी पता है तुमको, तो F=K Q1Q2/R², पढ़ लिया हो तुमने। अब इसमें तुम एक बात ये भी जानते होगे कि जो आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होता है। पढ़े हो क्या? पढ़े नहीं हो तो जानो। NaCl सॉलिड में बैड कंडक्टर, क्योंकि Na+ और Cl- चिपका रहता है, कोई आयंस टूटा ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कौन ले जाएगा? पढ़े हो ना। जैसे आप इसको पानी में डालोगे, जैसे आप इसको पिघला दो, मोल्ट मतलब पिघलाना, एक्वस मतलब पानी में डालना, जैसे आप इसको पिघला दोगे चाहे पानी में डाल दोगे, दोनों केस में ये टूट के अलग अलग हो जाएगा। जब ये अलग अलग हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा सकता है। समझा? समझ गया होगा ये। सो ये कंडक्टर हो गया। ये देखो, ये हमेशा बैड कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर, बाकी दो कंडक्टर है। बिकॉज कंडक्टर होने के लिए दो चीज चाहिए। आपके स्थिति से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, पहला चीज है या तो आयन फ्री होना, नहीं तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना। फिर से सुन लो, कंडक्टर होने के लिए दो चीज चाहिए, या तो आयन फ्री होना, नहीं तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना। इसका सॉलिड में आयन फ्री नहीं है तो बैड कंडक्टर, पानी में डाले आयन फ्री हो गया तो गुड कंडक्टर। समझा? यहाँ पर देखो मेटल है, ये मेटल, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है। देखो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, मेटल के पास क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जम गया ताल तुम्हारा, गुड कंडक्टर। मैंने बताया ना, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना या तो आयन फ्री होना। देख लो आप। चलो एग्जांपल तो बताने की जरूरत नहीं है। सॉलिड NaCl, KCl, मेटल नॉन मेटल। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में, पता है ना? बहुत अच्छा। अब आते हैं मेटालिक सॉलिड। इसमें भी कुछ बताने लायक नहीं है। मेटालिक सॉलिड जो भी मेटल है, जितने मेटल दिख रहे हैं सब सॉलिड है ना बे। मेरे हाथ में भी है, ये देखो लोहा है और कुछ मेटल है, ये एल्यूमिनियम है, देखो ये मैं एल्यूमिनियम बोर्ड में लगा है, ये भी मेटल है। तो जो भी मेटल है सब सॉलिड है। तो मेटल सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसमें मेटालिक बॉन्ड हमने तुमको पढ़ाया होगा जरूर। मेटालिक बॉन्ड कैसा होता है बच्चों? याद करो, पढ़ाया था। देखो ऐसा होता था, Na+, उसके बगल में इलेक्ट्रॉन माइनस, याद है? Na+, उसके बगल में इलेक्ट्रॉन माइनस, फिर इलेक्ट्रॉन माइनस Na+, फिर इलेक्ट्रॉन माइनस Na+। किसी भी मेटल के अंदर ऐसा ही बनावट रहता है, यानी मेटल का प्लस चार्ज का आयन रहता है और बगल में फ्री इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच में बॉन्ड होता है। बोलो किसको किस समझ गया? फ्री इलेक्ट्रॉन और मेटल पॉजिटिव चार्ज आयन के बीच बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन को कार्नेल बोलते हैं, याद आ रहा है? कार्नेल बताया होगा हमने, यहाँ लिखा है देखो। इसलिए किससे मिलके बना है? ये मिलके बना है पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन, पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन। आपको बनाना है तो पेंसिल से ड्रॉ कर लेना। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मेटल पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन, इसको कार्नेल्स बोलते हैं। तो ये मेटालिक बॉन्ड है, याद रखना। कोई भी मेटल ऐसे ही होता है, आंतरिक बनावट उसकी ऐसी होती है।
इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है, इसका नाम ही मेटालिक बॉन्ड। तो अब ये बॉन्ड नया हो गया आपके लिए। सुनो, आप आयनिक बॉन्ड सुने थे, यस आयन्स के बीच। कोवेलेंट बॉन्ड सुने थे, शेयरिंग से बनता है, एटम एटम में, एक एटम दो एटम शेयरिंग किया, कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड सुने थे, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, 3 हो गया। बनाना बॉन्ड सुने थे, 4 हो गया, B2H6 में होता है, याद है ना, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, उसी को बोलते हैं, 4 बॉन्ड हो गया। 5वां कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुने हो, अपना इलेक्ट्रॉन बस दे देता है, लेता नहीं है शेयरिंग में, 5 बॉन्ड हो गया। मेटालिक बॉन्ड सुने, 6 बॉन्ड। कितने बॉन्ड है केमिस्ट्री में टोटल? 6 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, याद कर जाना, ठीक है। कोई बोला पोलर बॉन्ड अलग है, नहीं, पोलर बॉन्ड अलग नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड ही पोलर बन जाता है। हाँ, पोलर ये कोवेलेंट था, शेयरिंग से हुआ था, लेकिन चार्ज आने से इसका नाम बदल के क्या रख दिए, पोलर थी, अलग टाइप नहीं है, समझ गया ना, आई थिंक समझ गया होगा। तो मेटालिक बॉन्ड है ये, मेटालिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड अलग होता बच्चा। कोई बोला कैसे सर, मेरे को तो एक लग रहा है, एक चमाट मारेंगे। इसमें देखो प्लस का आयन है और माइनस का भी आयनच है। आयन कैसे बनता है? आइटम से। देखो ये भी आइटम, ये भी आइटम, दोनों में इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होने से आयन बना। आयन और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होता ना, ये तो समझता है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लगते थे, वो आइटम बनता। यहाँ एक आइटम है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इतू सी बहुत छोटा पार्टिकल, राइट। यहाँ देखो एक प्लस आयन है, माइनस चार्ज में इलेक्ट्रॉन है, आयन नहीं है। यहाँ प्लस में भी आयन है, माइनस में भी आयन है। सोलो, समझ में आ रहा ना, भारी तो नहीं लग रहा। बहुत सारे लोग को क्या लगता है ये और ये सेम है, मूर्ख हो तुम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों आयन है, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन। फोर्स का भी नाम अलग है, यहाँ कूलम्बिक फोर्स है, यहाँ कौन सा बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड, अलग है। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हो। ये गुड कंडक्टर है बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा है, ये तो ऑर्डर में है, हम लोग बता दिए, सबसे खराब, ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। एग्जाम्पल देखो, मेटल का एग्जाम्पल क्या होता है, मजाक ही है। कोवेलेंट सॉलिड, इसको नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क क्या बोलते हैं? जाल जैसा बनता है ये। तुम डायमंड, ग्रेफाइट, किसी का स्ट्रक्चर बचपन में देखे होगे, देखो ऐसा बनता है डायमंड का, टंग 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 टंग, याद आ रहा है कि ऐसा देखे हो कहीं ना? बनते जाता है जाल जैसा। ग्रेफाइट का भी ऐसे बनता है, देखे होगे, कुछ तो भी देखे होगे, ग्रेफाइट का देखे होगे, हेक्सागोनल ऐसे बनते रहता है सीट वाइज। तो ये सब कोवेलेंट सॉलिड है, किससे मिलकर बनता है? एटम। देखो कार्बन एटम, एटम दिख रहा है, सब एटम है। एटम एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स का नाम। बैड कंडक्टर बिकॉज आयन नहीं है, एटम है। एटम और आयन में फर्क होता ना भाई, एटम पे चार्ज नहीं होता, आयन पे चार्ज होता है, ये आयन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, या इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन से आयन बनता है, इतना तो समझता ही होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत मजबूत होता है कार्बन कार्बन का। इसका एग्जांपल जबरदस्त देखो, सिलिकॉन SiO2, इसको क्वार्ट्ज बोलते हैं, क्वार्ट्ज याद रखना, क्वार्ट्ज SiO2। सिलिका भी बोलते हैं, SiO2 का एक और नाम है सिलिका, रेती में होता है, रेती, रेत जानते हो, सैंड। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बाइड है वो। ग्रेफाइट, डायमंड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये आप पढ़ना, पेपर में आपके एग्जांपल ही आता है। ये कौन सा सॉलिड है, आपको पूछ लेता है, ड्राई आइस कौन सा सॉलिड है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे। ड्राई आइस कौन सा सॉलिड है? मॉलिक्यूलर। कोई कोई लोग इसमें लिख देते हैं, बेवकूफ लोग, उनको क्या लगता है कोवेलेंट बॉन्ड है। वो क्या सोचते हैं देखना, वो कैसे मूर्ख जैसे सोचते हैं, वो बोलते हैं कार्बन ऑक्सीजन में कोवेलेंट बॉन्ड है, पक पगला, ऐसे थोड़ी आइस बना होगा। क्या एक और CO2 से आइस बन गया होगा? नहीं, एक CO2, 2 CO2, 3 CO2, 4 CO2, सारे CO2 को बॉन्ड से पकड़ा गया होगा, तब आइस बना होगा। बराबर समझ में आया ना? आया। तो किससे मिलके बना हो बॉन्ड? तुम देख रहे हो, तुम कार्बन ऑक्सीजन में देख रहे हो, अंदर घुस रहे हो, अंदर घुसने की क्या जरूरत है? तुम एक CO2 2 CO2 के बीच का फोर्स देखो, कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है वो? लंडन फोर्स। कौन सा फोर्स है? लंडन फोर्स। सॉलिड का नाम मॉलिक्यूलर, समझा? यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एटम दूसरे एटम के बीच का हम लोग बॉन्ड देख रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं। यहाँ पर तुम अंदर घुसो, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन में घुसो, यहाँ पर भी सिलिकॉन ऑक्सीजन में बॉन्ड होता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, ये भी नेटवर्क बनता है। तो एक बच्चा बोला सर ये तो समझ गया हमको, कार्बन कार्बन है, उसमें 2 लोग है, उसका बना के दिखाओ। हम बोले बच्चा जब हम बनाएंगे तो दिमाग चक्कर खा जाएगा, इसलिए हम नहीं बना रहे। ले देख रहे हो, लग गई तेरे तो लग गई। अब देखो, अब देख लो, ये ऐसा होता है SiO2, दिख रहा है, एटम एटम एटम, कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, समझ गया? आपको ये पढ़ना है, आपको ये P ब्लॉक में पढ़ना है, P ब्लॉक 11th क्लास, P ब्लॉक सिलिकॉन कंपाउंड, ठीक है। तो इसका क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर है, क्वार्ट्ज। तो ऐसे ही इसका बना लेना, ऐसे ही इसका बनता है, समझ में आ गया? आई थिंक फील हो गया होगा, समझ में आया? यहाँ पर तुम एटम एटम का देख रहे हो ना, क्योंकि तो मॉलिक्यूल बना ही नहीं, मॉलिक्यूल बना है क्या? देखो तो कोई ऐसा बंच है क्या ग्रुप एटम का? अरे जैसे यहाँ पर देखो, एक CO2 2 CO2 3 CO2, यहाँ है नहीं ऐसा, यहाँ सब SiO आपस में जुड़े ही हैं, कहाँ से तुम काट के बांटोगे? कोई बोला फार्मूला कैसे आ गया भाई? तो देखा गया कौन सा चीज रिपीट हो रहा है, एक सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन बार बार रिपीट हो रहा, तुम उसको लिख दिए, पॉलीमर, समझता है ना? पॉलीमर जैसा ही, जो चीज रिपीट हुआ उसी पे n लगा के फॉर्मूला बना दिया इन्होंने, समझ गया ना? तो आज का टॉपिक है बच्चों सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस।
तो क्रिस्टल लैटिस का बेस्ट एग्जांपल है, इसको समझने के लिए ध्यान से समझेंगे हम आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देते हैं जो आपके घरों में होता है। ये रोम्बिक क्यूब्स देखे होंगे आपने। तो आप समझिए सॉलिड, आपके घर में जो भी सॉलिड दिख रहा है वो कैसे बना है इसको समझते हैं। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, तीन चीज ही, इन तीनों के लिए एक वर्ड यूज होता है साइंस में जिसका नाम है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इन तीनों के बदले क्या यूज होगा वर्ड? पार्टिकल्स। अगर हम पार्टिकल्स बोल दें तो समझना इन तीनों की बात कर रहे हैं। तो जैसे ये प्लास्टिक का क्यूब है तो इसमें अंदर प्लास्टिक के एटम्स या मॉलिक्यूल्स लगे होंगे, जो भी लगे होंगे प्लास्टिक के, तो यहाँ आ गए होंगे। अब इसको जोड़ जोड़ के प्लास्टिक के मॉलिक्यूल के छोटे छोटे क्यूब बने हैं, दिख रहा है आपको छोटे छोटे क्यूब कलर्स वाले, और वो छोटे छोटे क्यूब जोड़ के ये पूरा क्यूबिक्स बना है। अब आप इसको कनेक्ट करो, ये पार्टिकल्स मतलब ये प्लास्टिक के एटम्स हो गए ये वाले, यूनिट सेल इसका एक छोटा टुकड़ा, और क्रिस्टल लैटिस ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है। और अगर हम ऐसे ऐसे ही बॉक्स को बहुत सारा अरेंज कर दे तो क्या हम एक घर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम टेबल का एक शेप दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, कुछ भी शेप दे सकते हैं। तो वो बना देगा सॉलिड, जो आपके आसपास सॉलिड जो भी दिख रहा है, टेबल, दीवार, टीवी, जो भी दिख रहा है आपको चारों तरफ, मोबाइल, तो वो सब अलग अलग शेप में इनके बदौलत है। अब कोई बोलेगा इतना बड़ा थोड़ी हो, तो बराबर हम तो एक एग्जांपल दे रहे हैं ना भाई, इतना बड़ा थोड़ी होता होगा क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस भी बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है। सॉलिड बड़ा होगा। जैसे हम आपको एग्जांपल दिए ईंट, ईंट से मकान बना, तो मकान के तुलना में ईंट कितना छोटा है? बहुत छोटा है। उतना बड़ा मकान बन गया ईंटों से, ईंट जोड़ जोड़ के, तो वो ईंट आपका हुआ क्रिस्टल लैटिस। समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? तो ये देखो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को रेगुलरली बराबर बराबर जगह पर रख करके एक शेप का निर्माण होता है, 3 डायमेंशन। जैसे इसमें एटम्स और पार्टिकल्स को रख करके एक 3D शेप का निर्माण हुआ है। इस 3 डायमेंशनल शेप को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, समझना ध्यान को, ध्यान समझेंगे सभी लोग। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग द रेगुलर arrangement of particles in 3-dimensional space which is required, which forms the entire solid is called crystal lattice. It's called crystal lattice. ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे आयंस आपस में जुड़ के, अब इसका डायग्राम अगर हम बनाने जाएं तो बनाया जा सकता है, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, ऐसे बनता है, रहने दो। आप अपने बुक में देख लो, एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम बना के दिया है, आप उसको बना लेना। क्रिस्टल लैटिस उसी को बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे पढ़ा गया है? तो एक्स रे के डिफ्रैक्शन से, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड कैन बी स्टडीड बाय डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज डाला जाता है और उसके अंदर से एक्स रे आता है मुड़ के, तो उसको स्टडी कर लिया जाता है। इस तरह से सॉलिड के बनावट की पता चल जाती है, ठीक है। सभी लोग ध्यान सुनेंगे। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? तो लैटिस पॉइंट, एक वर्ड है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट क्या होता है? तो लैटिस पॉइंट वो जगह है, जैसे मान लो हमारे पास एक सॉलिड है, देखो इधर, मान लो क्यूब शेप का सॉलिड है। अब इस क्यूब शेप के सॉलिड को बनाने के लिए हमने एटम्स रखा, तो एटम्स को हमने कॉर्नर पे रखा, 8 कॉर्नर पे। अब समझना, अब जो हम लोग ये बना रहे हैं, दिस इज ओनली न्यूक्लियस। याद रखना, पूरे चैप्टर में हम लोग इतने बड़े एटम को एक डॉट से दिखाएंगे, बिकॉज इतना बड़ा बड़ा कचरा हो जाएगा। सब लोग ध्यान सुने, ये इतना बड़ा एटम है और इसका ये छोटा सा न्यूक्लियस। वी विल ड्रॉ इट लाइक दिस। हम लोग सिर्फ इसको ऐसा ड्रॉ करेंगे, सेल ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों? ताकि सिंपली समझ में आए। एक्चुअली ऐसा है, देखो हम बना के थोड़ा सा गेस करते हैं। देखो ये 2 एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, देख रहा है? बहुत कचरा हो जाएगा ना अगर हम पूरे बनाएंगे तो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब समझ आ रहा होगा, सारे बॉल को चिपका के हमने क्यूब बना दिया। तो इस क्यूब शेप का जो सॉलिड बनाने के लिए जो एटम्स लगे हैं, दिख रहा है ब्लैक ब्लैक वाले, ये सारे एटम्स जो लगे हैं कॉर्नर पे लगे हैं, तो कॉर्नर इज ए लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट क्या होता है? वो जगह,
वो जगह जहां पर एटम्स को लगाया जाता है सॉलिड को बनाने के लिए। लैटिस पॉइंट क्या होता है? लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट क्या होता है? तो एक ऐसा प्लेस है, द प्लेस इन यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल, इसको यूनिट सेल बोलेंगे, एक टुकड़ा, समझ रहा है? जैसे ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस है और इसका एक और छोटा क्यूब निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। अभी बताते हैं यूनिट सेल क्या, द प्लेस इन यूनिट सेल वेयर पार्टिकल्स आर लोकेटेड इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। जैसे एग्जांपल पे कॉर्नर, कॉर्नर पे रह सकता है, फेस के सेंटर में रह सकता है, फेस का सेंटर समझ रहा है? जैसे ये क्यूब है, यहां पर भी रह सकता है ना एटम, एक पार्टिकल गोल से रह सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आप 5 को बॉल रखो, जैसे ये देखो ना, मान लो ये बॉल है, तो यहाँ देखो कॉर्नर पर है, कॉर्नर पे एक बॉल है, यहाँ पे भी है, दिख रहा है, बीच में भी है ना? ऐसे बॉल, इसको इमेजिन कर लो, तो ऐसे पार्टिकल दिख रहा है, पार्टिकल चिपक चिपक के सॉलिड बना है ना? तो कहाँ कहाँ है पार्टिकल? कॉर्नर्स पे है, एज 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 समझता है, किनारे, किनारे के सेंटर में है, फेस का सेंटर, ये हो गया फेस का सेंटर, एक ग्रीन बॉल फेस का सेंटर हो गया। ये समझ लो कि एक पार्टिकल है, एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, इमेजिन करो तो समझेगा। ठीक है, तो आप ध्यान समझेंगे इस बात को, जैसे कॉर्नर, फेस का सेंटर, बॉडी सेंटर, बीचों बीच। बॉडी सेंटर हम आपको दिखाते हैं। आपको क्या लगता है अगर हम इस क्यूब को उखाड़े तो एकदम इसके बीच में एक ऐसा क्यूब होगा कि नहीं? ऐसे वाले 2-3 होंगे ना, और इसके अंदर जो दिख नहीं रहा होगा ना, इमेजिन करो, होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो यहाँ एक क्यूब दिख रहा है, यहाँ एक क्यूब दिख रहा है, तो बीच में खाली तो नहीं होगा ना, क्यूब होगा ना उसके बीच में, है कि नहीं? देखो ये घुमाने पर दिखता है, तो वो समझो कि वो बीच वाला जो होते हैं वो बॉडी के सेंटर हो गया। समझ में आया? बॉडी सेंटर अंदर, अंदर, ये अंदर में, यहाँ पे बीच में। ठीक है, तो हम लोग एटम्स को पूरा गोला नहीं बना के सिर्फ उसका ऐसा दिखाएंगे, डॉट न्यूक्लियस शो करेंगे, हम ये सेल नहीं बनाएंगे। क्यों? डायग्राम को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना सबको? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, बोलने ऐसा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ, पहले यूनिट सेल पढ़ लेते हैं। क्या हो जाए? यूनिट सेल क्या होता है? तो बोलते हैं द स्मॉल repetitive unit, the small repetitive unit which join to form crystal lattice। समझना इस बात को ध्यान से, एक छोटा सा रिपीटेटिव यूनिट, एक छोटा सा, ये बेस्ट एग्जांपल है। अब बताओ, हम आपसे पूछें कि ये क्यूबिक्स बनाने के लिए क्या चीज बार बार जोड़ा गया है? ये छोटा सा क्यूब उखाड़ के बता दे, क्या उखड़ता है? खोलना पड़ेगा, तो छोड़ दो, बिगड़ जाएगा। सुनो, ये ध्यान दे इधर, इस पूरे को बनाने के लिए क्या चीज बार बार जुड़ा है? ये एक छोटा सा क्यूब जुड़ा है, क्या समझ रहा है ना? ये छोटा सा क्यूब बहुत बार जोड़ दिया हमने, तो पूरा बन गया कि नहीं? क्रिस्टल लैटिस। तो समझ जाओ, यही चीज लिखा है, एक छोटा सा रिपीटेटिव यूनिट, रिपीट मतलब बार बार, एक छोटा सा रिपीटेटिव यूनिट जिसको जोड़ जोड़ के पूरे क्रिस्टल लैटिस, दिस इज द क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस बना होगा। और क्रिस्टल लैटिस से क्या बनता है? सॉलिड बनता है। क्लियर हुआ ना? क्रिस्टल लैटिस बना होगा, क्रिस्टल लैटिस सॉलिड बनेगा, उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं, इट्स कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल डिफरेंट डिफरेंट शेप का, साइज का होता है, बट जनरली क्यूब माना गया है, जनरली होता है, हम आपको दिखाएंगे अलग अलग शेप का। ठीक है, शेप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल हैज डिफरेंट शेप एंड साइज। शेप और साइज यूनिट सेल का अलग होता है, किसी का यूनिट सेल छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है। जैसे आप मकान बनाने की ईंट लगाते हो, क्या सबके ईंट बराबर होते हैं साइज के? मेरी बिल्डिंग में इतने बड़े बड़े ईंट लगे, बराबर है कि नहीं? तो किसी में छोटे लगते हैं, किसी में, मतलब अलग अलग शेप साइज, तो यूनिट सेल उनका अलग अलग है भाई। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड बनाने के लिए कैसे यूनिट सेल चलता है, अलग अलग सॉलिड, अलग अलग यूनिट सेल, तो अलग अलग शेप और साइज का होता है। तो हम लोग यूनिट सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मतलब आप समझो कि ईंट भट्टी खोलना है अपने को, कौन सा डिजाइन का ईंट बनाया जाए, तो पहले सबका दिलाते हैं, किसमें फायदा नुकसान, फायदा घाटा देखना पड़ेगा।
तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे। तो यूनिट सेल का डिफरेंट शेप और साइज हो सकता है। जनरली वी स्टडी अबाउट क्यूबिक यूनिट सेल। ज्यादातर हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं, ज्यादातर, बट ये कोई जरूरी नहीं है, बट ज्यादातर क्यूब के बारे में पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है, बिकॉज वो आसान है समझना, और कुछ नहीं। तो अब आप आज के बाद याद रखना कि किसी भी सॉलिड का सबसे छोटा टुकड़ा कौन है? यूनिट सेल। एटम तो ठीक है, इस दुनिया में हर चीज तो एटम से बने हैं। जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि हमारा बॉडी का सबसे छोटा पार्ट, तो आप सेल बोलते हो ना, एटम तो नहीं बोलते ना। क्यों? सेल भी तो एटम से ही बना है ना जी। बट आप सेल का नाम क्यों ले रहे हो? वो सेल से वो जोड़ जोड़ के, समझ रहे हैं, सेल को जोड़ जोड़ के पूरी बॉडी बनेगी। एटम को जोड़ जोड़ के मेरी बॉडी नहीं बन जाएगी, कि बन जाएगी? आपको 1000 एटम ला के बोले कि एक बच्चा बना दो, बना दोगे? नहीं बना सकते। बात समझ में आ रही ना मेरी? भले वो एटम से बना है तो आप नहीं कर सकते। इसलिए आप समझो कि अगर आपको पूरे सॉलिड बनाना है तो यूनिट सेल से बात करेंगे, यानी आपके लिए किसी सॉलिड का सबसे छोटा टुकड़ा यूनिट सेल होगा आज के बाद, याद रखना। पार्टिकल वर्टिकल नहीं, पार्टिकल उसके नीचे चले गए तो, पार्टिकल उसके अंदर घुसे तो। जैसे हम आपसे पूछे इसका सबसे छोटा टुकड़ा, तो तुम एक क्यूब बताओगे ना, कि लगोगे प्लास्टिक का आइटम, दिख ही नहीं रहा मेरे को तो प्लास्टिक आइटम इसमें, तो कहां से बताएंगे? तो हमको इसके प्लास्टिक के ये जो क्यूब बने उसके बारे में बात करनी है, एंड यूनिट सेल। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सॉलिड। यहां लिख लो, किसी सॉलिड का सबसे छोटा पोर्शन यूनिट सेल होता है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो आगे पढ़ना है हम लोग को, यूनिट सेल किस टाइप का होता है। फिर हम आपको बता रहे हैं कि सॉलिड का निर्माण यूनिट सेल से हुआ है, ये बात मान लीजिए, एग्जाम्पल याद रखना। अब इस यूनिट सेल को हमको समझना पड़ेगा कि ये कैसा होता है, कैसे बना है, तब हम पूरे सॉलिड को समझ सकते हैं। एंड इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल की चर्चा होगी, आगे सॉलिड की चर्चा बिल्कुल नहीं होगी। तो बोला क्यों? तो भाई यूनिट सेल से सॉलिड बना है, और यूनिट सेल समझ जाओगे तो सॉलिड भी समझ जाओगे। समझ में आ गया? अगर हम बता दें कि क्यूबिक्स काय का बना है, किस कलर का किधर पेंट करना है, तुम ये पूरा नहीं बना लोगे? बिल्कुल हम बना लोगे। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट सेल बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल उसको बोलते हैं जिसमें पार्टिकल्स, एटम्स को सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे रखे गए हों। कॉर्नर कॉर्नर पे एटम को चिपका चिपका के रख दिया गया। देखो हर बार आपको इमेजिन करना पड़ेगा, कॉर्नर्स पे एटम को चिपका चिपका के रख दिए, तो जो यूनिट सेल बन गया उसको हम प्रिमिटिव बोलेंगे। जैसे हम यहाँ एक बना के दिखाते हैं, ध्यान दें। तो हमेशा एक क्यूब नहीं होता, इट मे बी क्यूबॉइडल, इट मे बी सम अनदर शेप, बट कहानी वही है। तो यहाँ हम पार्टिकल्स को रखे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि पार्टिकल्स इतने दूर नहीं हो सकते हैं, यह हमेशा दिमाग में रखना याद। ये क्या बनाते हैं हम लोग? सिर्फ उसके न्यूक्लियस बनाते हैं। अगर आप एक्चुअल एटम बनाओगे तो आप समझो सिर्फ सेंटर है, आप हकीकत में एटम बनाओगे तो ऐसा हो जाएगा। देखो ये एक एटम, क्योंकि सॉलिड में तो एटम चिपक चिपक के होते हैं ना, दूर दूर तो नहीं हो सकता इतना, तो एक्चुअली वो है जो हम बना रहे हैं। अब आप ऐसा बनाओगे तो बहुत कचरा हो जाएगा डायग्राम। सो आप इमेजिन करो कि वो बड़ा है, ठीक है, बट हम लोग डॉट बना के दिखाएंगे। तो आप देखो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो उसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, याद रहेगा। प्रिमिटिव यानी कहाँ रहेगा? प्रिमिटिव यानी हम एक वर्ड यहाँ लिख लेते हैं, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे एक ही टाइप के एटम होंगे, एक ही टाइप के, मतलब मान लो सोडियम एटम है तो सारे सोडियम एटम कॉर्नर पे ही हैं, सारे। अच्छा, इसमें मिक्सअप नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि क्लोरीन, मान लो NaCl, आप नमक का एक दाना देखो, नमक का एक छोटा सा दाना देखे होगे, बारीक वाला, ऐसा ही होता है। तो उसमें ऐसा अगर बनावट हुआ है तो Na और Cl से मिलकर बना होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि सारा एक Na एक Cl होगा, ये Na होगा तो ये भी Na ही होगा। तो बोला Cl कहाँ है? तो Cl बीच में आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे ना इसको। अगला सुनो, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर मतलब बीच होता है। सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब कॉर्नर के अलावा कहीं और हो, कॉर्नर को छोड़ दो तो सेंटर्ड बोल देंगे। देखो कहाँ कहाँ, फेस का सेंटर, फेस समझता है, देखो ये फेस है ऊपर, ये फेस है, देखो ये फेस, इसका सेंटर ये हुआ, ये ब्लू वाला, समझ गया? वहां पे कोई एटम हो गया, उसको बोलेंगे फेस सेंटर। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर हम बताया था, इसके अंदर बीच में, बाहर से नहीं दिखेगा वो। एज सेंटर, एज सेंटर यानी ये किनारा हुआ एज, एज का सेंटर ये हुआ, ये ब्लू वाला, या यहाँ से व्हाइट दिख रहा है तुमको, समझ गया? एज सेंटर, इसका कलर बदल दे, हाँ अब ठीक है। ये देखो ये एज सेंटर हुआ, रेड वाला, समझ गया? ये दो कॉर्नर, ये एज का सेंटर।
तो दिख रहा है ये Na है, ये Na है, तो ये Cl है, ऐसा रहता है, ठीक है, NaCl दिख रहा है, Na फिर इधर Cl, ऐसा रहता है। अभी हमको समझाएंगे आपको आगे, टेंशन मत लो। तो हम लोग इसी को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, देखो यूनिट सेल का टाइप, पहला यूनिट सेल का टाइप है सिंपल क्यूबिक, जिसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक मतलब ओनली साधारण सा क्यूब, देखो वो। अब एक बात को समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम आपको समझा रहे हैं कि अब यहाँ पे एटम्स सिर्फ कहाँ रहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स लिख रहे हैं, कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स में, वो हमने वहाँ क्लियर कर दिया, यहाँ बता रहे हैं। अब एक कॉर्नर पे आप इमेजिन करो कि अगर हम एक एटम ले ले, गोल सा बॉल, और कॉर्नर पे रखें तो उसका कितना हिस्सा खर्च होगा, कितने पार्ट खर्च होंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे। देखो ये एक आधा बॉल है, पूरा नहीं है, कितना है ये, आधा स्फीयर, एटम स्फेरिकल होता है, सबको पता है ना। अब हम कॉर्नर बना रहे हैं, सब लोग ध्यान देना, ये कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, देखो ध्यान से, ये कॉर्नर है, यहाँ एक एटम हमने रखा, समझना ध्यान से, ये आप सेंटर जो ड्रॉ करते हो। अब आप बताओ सिर्फ इतना ही हिस्सा खर्च हुआ ना यहाँ पे, तो इतना ही खर्च हुआ ना बे, बाकी तो बाहर है, दूसरे में काम आएगा, दूसरे क्यूब में काम आएगा, आएगा ना समझ पा रहे हो। तो देखो तो कितना हिस्सा, ऐसे ऐसे कितने हिस्से काटे जा सकते हैं इसमें, 4 गो, ऐसे ऐसे कितने हिस्से काटे जा सकते हैं इसमें, 4 गो। तो ये कितना हिस्सा है, 1/4 है, तो 1/4 आधे का 1/4 है, तो पूरे का कितना रहा होगा, 1/8। नहीं समझा अभी? अरे भाई जब हम आधा गोला लेके आए तो उसका 1/4 हिस्सा खर्च हुआ, अगर हम पूरा लेके आते तो, पूरा लेके आते तो 1/8 पार्ट, क्लियर है। पूरे गोले का अगर ये पूरा गोला बना दिया जाए तो पूरे गोले का कितना पार्ट होता है, 1/8। आई होप आपको हमने समझा दिया है कि 1/8 कैसे लग रहा है कॉर्नर पे, क्लियर हो गया। इस तरह ये 1/8 यहाँ लगा होगा, ये 1/8, यू कैन सी द प्रैक्टिकल डायग्राम, आई विल शो यू। अगर आपके पास कोई बुक हो, आई हैव द बुक, देखिए ये बुक है, ध्यान से देखिए आप थोड़ा बच्चों, ये देखो आप, ये थोड़ा ध्यान दे इस पे, ये डायग्राम आपको दिख रहा है क्या, ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए बच्चों, दिख रहा है, इसमें देखो ये कॉर्नर, आपके बुक में भी होगा एनसीईआरटी, कॉर्नर पे दिख रहा है कितना कटा हुआ है, आधा तो नहीं है, आधा से भी कम है, ये तो 1/4 है, समझ गया क्या। देखो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, प्रैक्टिकली यू कैन सी दिस इज लाइक, ऐसा होता है प्रैक्टिकली, देखो एटम एटम चिपक गया, पूरा चिपक के होता है, बट हम लोग इसको ऐसा समझ रहे हैं और ऐसा दिखाते हैं। देखो देखो कितना अंतर है, आपके पास बुक है एनसीईआरटी, लाओ भाई, एनसीईआरटी में देखो आप, एनसीईआरटी इज द बेस्ट। देखो हम लोग इसको ऐसा दिखा रहे हैं हम लोग, बिकॉज ईजी है ड्रॉ करना, प्रैक्टिकली ये ऐसा है असली में, और अगर इसको काट काट के क्यूब की कल्पना की गई तो वो ऐसा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ ना बोलेंगे, सभी लोगों को समझ में आ गया। देखो ये 1/8 पार्ट कटा हुआ, आपके पास बुक हो तो आप देख सकते हो, आपको एक बुक है तो सारे डायग्राम आप देख सकते हो कौन कैसा है, फेस सेंटर, एज सेंटर, बॉडी सेंटर वगैरह वगैरह। ओके, तो दूसरा टाइप है बच्चों, ध्यान दें, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कैसा होता है, तो देखो हम डायग्राम पहले शो कर दे रहे हैं आपको, ये आप नोट कर लेना कहीं और, यहाँ बना दे, क्या चलो यहाँ छोटा छोटा बना रहे हैं, नहीं तो समाएगा नहीं। तो एटम्स इसमें कॉर्नर पे तो रहेगा ही, एक ही टाइप का, एक टाइप के पूरे एटम कॉर्नर पे, जैसे मान लो Na है, तो हम बार बार Na का एग्जांपल दे रहे हैं। अब दूसरा टाइप का एटम, दूसरा प्रकार का, इट मे बी Cl, इट मे बी, आई एम टेलिंग मे बी, कोई जरूरी नहीं है, दूसरे टाइप का एटम हर फेस के सेंटर पे आ जाएगा, हर फेस के। 6 हो गया ना, समझ में आ रहा है। देखो ये कहाँ है, ये ऊपर है अप, ये कहाँ है बच्चों डाउन, ये कहाँ है बच्चों लेफ्ट, ये कहाँ है बच्चों राइट, ये वाला कहाँ है फ्रंट, और ये वाला कहाँ है बैक। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो रहा है, फील हो रहा है, एक एक चीज हर फेस के सेंटर पे हो गया, क्लियर। और वो अलग प्रकार का, इसलिए हम ब्लैक पेन से बनाया इसको, ठीक है। इट मे बी Cl, NaCl दिख रहा है, ताल गंदा है। तो आप देख लो कहाँ कहाँ एटम है, तो आप देख लो एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं, तो एटम्स बच्चों कॉर्नर्स पे होते हैं, और आपको कॉर्नर्स पे पता है 1/8 पार्ट खर्च होता है ना, पूरा एक एटम नहीं खर्च हो सकता। आप इमेजिन करो, पूरा एक हम स्फीयर दे दे, बोले कोने में घुसा दो, पूरा जाएगा नहीं अंदर, या तो पूरा अंदर चल जाएगा, फिर वो कोने पे नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है, कल्पना कर लिए क्या, आपको हम एक बॉल दे दे और बोले इसके कॉर्नर पे ही रखो, तो बाहर रहेगा कि नहीं, निकला हुआ रहेगा, पक्का रहेगा, पूरा जा ही नहीं सकता अंदर। तो 1/8 खर्च हो रहा है, 1/8 इंटू 8 करेंगे क्या, 8 क्यों कर रहे हैं बताओ,
8 बार कॉर्नर है ना, 8 आइटम्स लिख दिए, गलती सॉरी, 8 कॉर्नर्स है। कॉर्नर्स कितने हैं बताओ, 8। समझ नहीं रहा क्या, कॉर्नर कितने बार है, 8 बार, और एक कॉर्नर पे कितना आइटम खर्च हो रहा है, 1/8। उसके बाद फेस पर कितना खर्च होता होगा, चलो देख लेते हैं, लेट्स सी। देखो ये एक फेस है क्यूब का। अब यहां पर अगर हम एक आइटम डालें तो आधा आइटम इसके अंदर जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, आधा हवा में रहता है। बोलो किसको किसको बात समझ गई, आधा आइटम ही इसके अंदर जाता होगा। ये क्यूब है, कैन यू इमेजिन इट, हाफ हाफ पार्ट, हाफ, पूरे गोले का ये हाफ है, आधा बाहर निकला रहता होगा। पूरा अंदर डाल दोगे तो फिर वो बॉडी सेंटर हो जाएगा, समझा ना। फेस पे लगा कर रखना है तो आधा ही खर्च होगा। तो हाफ कितना, हाफ पार्ट खर्च होगा, 1/2 पार्ट फेस पे, फेस सेंटर, FC लिख दें, हाफ पार्ट खर्च होगा। और कितने फेस हैं बच्चों बताओ, 6। कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस है, दिख रहा है ना, 6 फेस है। तो टोटल आइटम कितने हो जाएंगे, गेस करो, यहाँ 1 और यहाँ 3, कितने आइटम्स हो जाएंगे टोटल, 4 आइटम्स। कितने हो जाएंगे टोटल, 4 आइटम्स। यहाँ जगह कम पड़ रहा है, यहाँ लिख दें, पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में, इसको रैंक भी बोलते हैं, रैंक ऑफ द यूनिट सेल। कहीं के पेपर में पूछ देता है रैंक बताओ, ठीक है। तो इसका रैंक 4 है, 4 पार्टिकल से। दूसरा नाम आएगा बच्चों वो वाला, बॉडी सेंटर। नाम से पता चल रहा बॉडी में रहेगा, बॉडी यानी बीचों बीच एक। ये फेस सेंटर हो गया, ये FC का डायग्राम है, ये सिंपल क्यूबिक का है, SC। तो जरा शॉर्ट शॉर्ट में चलता है यहाँ पे काम। बॉडी सेंटर, इसमें क्या होगा, बीचों बीच एक अंदर में, बीच में बॉडी के अंदर, अंदर पूरा अंदर। और कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, कॉर्नर पे सब में रहेंगे। अब हम अलग पेन क्यों यूज करें, समझ रहा है तुमको, तो यहाँ पे अलग टाइप का पार्टिकल होगा और बीच में, इसका एग्जांपल CaCl, मेरे को अच्छे से याद है, सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड सॉलिड होता है ना, वैसा होता है सीजियम क्लोराइड, ठीक है। कटायन जो होता है वो बीच में चला जाता है और एनायन बाहर बाहर होता है, ऐसा कुछ देख लेना। तो अभी आपको बाद में बताएंगे कौन कैसा रहता है, बट आप सुनते रहें थोड़ा थोड़ा। इसमें कहाँ रहेगा, कॉर्नर्स पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे। कॉर्नर्स पे कितना रहेंगे, 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स। चलेगा डायरेक्ट थोड़ा भी कि नहीं चलेगा। कितना आइटम हो गया बताओ, 1 आइटम। और उसके बाद बॉडी में कितना आइटम चला जाएगा, पूरा एक घुस जाएगा। तो कितने आइटम्स टोटल होगा इसमें, एक यूनिट सेल में कितने आइटम हो गए, इतने, एक यूनिट सेल में। अब उस सॉलिड के अंदर अगर 5 लाख यूनिट सेल है तो कितने आइटम हो गए, निकाल सकते ना, कितना अच्छा आइडिया है, हम लोग एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा वर्ड जो है, तीसरा एंड सेंटर। तीसरा एंड सेंटर, एंड है कि एज है, एंड सेंटर्ड है कि एज है बच्चों, एंड सेंटर्ड है, सॉरी, तो एंड है, आप इसको मेक इट एंड, एंड सेंटर्ड। अब मेरे को बताओ किसी भी चीज के कितने एंड होते हैं, 2, शुरू खत्म, स्टार्ट एंड। इस पेन के कितने एंड है, 2, इधर इधर। बॉटल के कितने एंड है, 2। बोर्ड के भी 2, इधर से चलो इधर से खत्म, ऊपर नीचे का एंड नहीं बने, ठीक है। तो एंड सेंटर्ड मतलब 2 अपोजिट फेस। समझना इसका डायग्राम, देखो बच्चों यहां बना रहे हैं, आप सामने सामने बना, आपके कॉपी में ज्यादा स्पेस है तो आप इसको यहां मत ड्रॉ करो, कहीं और ड्रॉ कर लेना, तो आप सामने सामने रख सकते हो। एंड सेंटर्ड समझना, तो कॉर्नर्स पर रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। और एनी 2 अपोजिट फेस, क्योंकि एंड 2 ही होता है, एनी 2 अपोजिट फेस, देखो ये फेस और ये फेस, 2 अपोजिट फेस हुआ। एनी 2, कोई भी 2, इधर इधर भी ले सकते थे, लेफ्ट राइट, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, समझ रहा है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा अपलाउ। एंड सेंटर में कॉर्नर्स पे आएंगे, कॉर्नर्स पे आइटम आएंगे 1/8 इंटू 8, तो कितना आइटम खर्च हो गया, 1 आइटम। और
और उसके बाद एंड्स पे आएंगे। एंड पे कितना, हाफ, हाफ है ना, ये तो फेस पे हाफ लगता है ना, ये अभी बताया था हमने। फेस पे कितना लगता है, हाफ, तो हाफ इंटू कितने पार्ट, कितने जगह, दो, दो फेस पे लेना है ना, तो हाफ इंटू टू, कितने आइटम लगेगा बताओ, एक आइटम, तो कितने हो गए टोटल इसमें भी, दो आइटम्स। एक और है बच्चों, एक और है हेक्सागोनल, इसको अलग से नोट में पढ़ लेते हैं, ये बुक में नहीं दिया है बट जरूरत पड़ती है। हेक्सागोनल बच्चों, हेक्सागोनल कैसा होता है आपको हम दिखा देते हैं, आई कैन शो यू। जगह कम हो गया थोड़ा सा, हम इसको मिटा रहे हैं बच्चों, ठीक है, चलेगा ना, ये समझ में आ गया है, आई होप आ गया होगा। मैंने आपको दिखाया कैसे 1/8 है। तो हेक्सागोनल हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। यह हेक्सागोनल समझ में आ रहा है क्या, आई थिंक आ रहा होगा। अब आप देखो यहाँ पर इसमें एटम्स यहाँ यहाँ होते हैं पूरे हेक्सागोनल में, ध्यान दो। अब आप गेस करो कि यहाँ पर कितने एटम खर्च होते होंगे, चलो आई कैन गेस इट, आई कैन एक्सप्लेन यू। सी, ये एक ऐसा कॉर्नर टाइप का बन रहा है, ओहो सॉरी सॉरी, अब ये बताओ कितना एंगल होता है, 120, हेक्सागोनल का एंगल कितना होता है 120। अब 120 120 120 के कितने टुकड़े होते हैं गोले में, 3 टुकड़े होते हैं, आधे में 3 होगा, देख लो आधे में 3 टुकड़े होंगे कि नहीं 120 के, नहीं समझा, अरे यार अभी समझा रहे थे हम थोड़ी देर पहले। ये आधा स्फीयर है, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर में 3 टुकड़े होंगे 120, ये कॉर्नर उसमें चला जाएगा। देखो हम बताते हैं, एक गोला लो ऐसे कच काट दो आधा, फिर उसके मस्त 3 कॉर्नर निकालो, इमेजिन करें 120 120 120 ऐसे स्टार बना के देखो, 1 2 3 ऐसा, बोलो किसको किसको आ गया, अब तो आ रहा होगा भाई, ये वाला हिस्सा तो 1/3 हो गया, नहीं आधे गोले का 1/3, तो पूरे का बताओ, पूरे का बताओ, आधे का 1/3 है, ये आगे का 1/3 है, आधे का 1/3, तो पूरे का 1/6, तो बस इतना समझ में आएंगे आपको। तो 1/6 होता है इसके कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स ऑफ हेक्सागोनल भाई, सबके कॉर्नर पे नहीं, सिर्फ हेक्सागोनल के कॉर्नर पे 1/6 पार्ट कंट्रीब्यूट होता है। और कितने कॉर्नर है टोटल, 12 कॉर्नर है, कितने कॉर्नर है 12, तो 6 दूना 12, कितने एटम्स आ जाएंगे, 2 एटम्स कॉर्नर पे आ जाएंगे। और उसके बाद इसके बॉडी में 3 रहता है और 2 अपोजिट फेस पे भी रहता है, यहाँ फेस पे भी 2 रहेगा, फेस पे आधा जाता है, और बॉडी में भी 3 रहता है, अंदर बॉडी में पूरा 3। बोलो समझा क्या इसके, इसमें बहुत सब जगह है। इसमें बच्चों फेस पे आपका आएगा हाफ इंटू 2, कितना आइटम आ गया बताओ, 1। बॉडी में कितना आ गया 3, सहेगा 3, बॉडी में कुछ बंटवारा नहीं होता। तो बताओ टोटल कितने आइटम्स हो गए, 2 3 4 5 6, 6 आइटम्स, चेक कर लो, सबसे ज्यादा आइटम्स होते हैं हेक्सागोनल में। फिर से आप चेक कर लो, हेक्सागोनल यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम करने वाला है, सभी लोग ध्यान से समझ ले, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। आपको ये याद रखना होगा कि कॉर्नर्स पे कितने आइटम कंट्रीब्यूट होते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, सहयोग। एक आइटम का कितना सहयोग है कॉर्नर पे, उन्हें बताए थे ना। देखो बच्चों 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं, यूनिट सेल 7 प्रकार के होते हैं। फिर से समझना है, बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था यूनिट सेल 2 टाइप के हैं, दूसरे में 3 टाइप था, 3 या 4। बोले भाई वो क्या है, वो आपको पढ़ाया गया कि कहाँ कहाँ पार्टिकल रह सकता है उस आधार पे, ठीक है। अब पार्टिकल रखने के बाद हम उसका अरेंजमेंट ही बदलेंगे, सारे क्यूब हम उसमें बनाए थे। अब बताओ मेरे को कि ये पेन बनाने के लिए अगर हम क्यूब को जोड़े तो किसी जिंदगी में पेन बनेगा, सिलेंडर बन ही नहीं सकता। तो इमेजिन करो कि हम क्यूब को कैसे भी रख लें तो सिलेंडर तो नहीं बन सकता ना। तो इसका ये मतलब है कि जिंदगी के जितने भी शेप है, जितने भी सॉलिड के, वो सारे शेप सिर्फ क्यूब से नहीं बनेगा।
आई एम नॉट टेलिंग कि क्यूब से कुछ नहीं बनेगा, क्यूब से बहुत कुछ बन जाएगा। इस क्यूब को रख रख के हम ये बिल्डिंग बना सकते हैं, बिल्कुल ये तो बना सकते हैं आप, पता है ईंट क्यूबिकल भी चल जाते हैं, बट ईंट क्यूबॉइडल भी तो होता है आपका, होता है कि नहीं होता है? पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो लोग पत्थर को जोड़ जोड़ के मकान बना लेते, देखे होगे, तेरा मेरा पत्थर ऐसे जोड़ जोड़ के। तो भाई ये चीज समझना चाहिए आपको कि आपने जो अभी पढ़ा वो क्या हम बता रहे थे, उसमें हम आपको पढ़ाएं कि इसको बनाने के लिए जो एटम लगेंगे वो कहां कहां रखा जा सकता है, कहां कहां रखा जा सकता है। वी हैव डिस्कस द पॉसिबिलिटीज, क्लियर रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पढ़ने के बाद कि भाई क्या क्या पढ़ा गया नहीं सब। तो हमने बताया कॉर्नर पे रहेगा, बीच में रहेगा, बॉडी में रहेगा, ये सब समझ तो गया ना तुमको, कहाँ कितना पार्ट खर्च होगा रखने के लिए, उसको कितना हिस्सा लगेगा रखने में, वो सब क्लियर हो गया। अब वो प्रैक्टिकली नहीं है, वो क्या है, बस आपको पॉसिबिलिटीज पढ़ाई गई, ये प्रैक्टिकली अब स्टडी किया गया सारे सॉलिड को और देखा गया कि भाई किस किस डिजाइन का यूनिट सेल है। क्या सब क्यूबिकल है? नहीं, सारे क्यूब नहीं हो सकते, कोई क्यूबॉइडल होगा, कोई कुछ अलग शेप का होगा। टोटल 14 डिजाइन है, 14 गो, याद रखना, 14 टाइप्स। तुमने यहाँ तो 7 ही लिखा है भाई, 7 गो डिजाइन है और उसमें जब पार्टिकल चेंज करोगे तो भी बनेंगे। नहीं समझा? जैसे देखो हमने बोला क्यूबिकल में एक प्रिमिटिव है तो इसको एक गिनेंगे, क्यूबिकल में एक फेस सेंटर है तो दोनों अलग दिखेगा ना। अरे क्यूबिकल प्रिमिटिव मतलब सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर पे है और क्यूबिक में सेंटर वाला भी है तो वो अलग दिखेगा, ये अलग, भले क्यूब दोनों दिखेगा लेकिन इसमें एटम कम है उसमें एटम ज्यादा है ना, समझ में आ रहा है? तो वैसी 7 गो डिजाइन है और हर डिजाइन में क्यूब होगा, क्यूबॉइडल होगा, तो बहुत सारे हो जाएंगे कि नहीं? समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा आपको। सबको समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? जैसे मान लो एक क्यूब, दूसरा क्यूबॉइडल, मेरे पास क्यूबॉइडल नहीं है, अदरवाइज आई कैन शो यू, आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल डब्बा, हाँ ये क्यूबॉइडल है, देखो दिस इज क्यूबॉइडल, ये क्यूबॉइडल है बच्चों, ध्यान दें, ये क्यूब और ये क्यूबॉइडल। अब क्यूब में हम अलग अलग डिजाइन, एक क्यूब हम लाएं तो उसमें सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर पे, तो हम उसको एक गिनेंगे। फिर दूसरा क्यूब लाएं, इसको क्यूबिक में ही रखेंगे, इसको हम क्यूबिक में ही रखेंगे, बट उसमें हमने देखा कि कॉर्नर पे है, फेस सेंटर पे भी, तो हमारा काउंटिंग तो 2 हुआ ना, 2 डिजाइन। फिर हम एक और लाएं तो भी क्यूबिक, देखने को क्यूबिक है बट हमने देखा कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर में, तो तीसरा काउंट हुआ। फिर हम क्यूबॉइडल को देखना चालू किए तो क्यूबॉइडल में हमने देखा एक में कॉर्नर पे है तो वो एक काउंट होगा। फिर दूसरा क्यूबॉइडल लाए, उसमें देखे कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी है, समझ में आ रहा है? तो वो 2 काउंट होगा, ऐसे टोटल 14 हो जाएंगे। समझ गया होगा? आयो समझ में आ गया? डिजाइन कितने हैं बताओ? 7 गो। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट कितने हैं? 5 गो। अब ये 7 5 मिला करके जोड़ा नहीं गया है, मतलब किसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी अभी हम बताएंगे, टोटल 14 हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर कर दिया हमने। अब आते हैं यूनिट सेल का डिजाइन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 6 फैक्टर्स सेलेक्ट किए, 6 पैरामीटर्स। देखो ये क्यूब बनाया हमने, बट ये क्यूब रहेगा कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लो अभी ये क्यूब क्यों है पता है? हम बताते हैं, यहाँ पर जाओ, A = B = C, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल है और अल्फा, बीटा और गामा एंगल 90 है तो ये क्यूब होगा। अगर हम वो 90 छेड़ दें या हम साइड को कम ज्यादा कर दें तब ये क्यूब नहीं दिखेगा, कि दिखेगा? तो इसका मतलब कि हम लोग क्यूब है, क्यूबॉइडल है, कैसा डिजाइन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम 6 फैक्टर्स यूज करते हैं। पहला 3 एज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और 3 एंगल, अल्फा एंगल किसके बीच का है? BC। बीटा एंगल, अल्फा देखो A के सामने अल्फा, B के सामने बीटा और C के सामने गामा, ऐसे हमने याद किया, बहुत जल्दी याद नहीं होता, बट लिखने के लिए वो लोग ऐसे लिखते हैं किसके किसके बीच का एंगल है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, इसमें पूरा एक एक हम आपको टेबल बना देते हैं, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। ये फैक्टर्स हो गया होगा आपका, तो इसी बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर देंगे।